हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, क्या करने वाले हैं? आपको टॉपिक दिख रहा होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा चल रहा था, ठीक है। मटेरियल कॉस्टिंग चल रहा था हमारा, उसमें से एक ये टॉपिक जिसका मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे प्लेलिस्ट में, आप जाकर चेक कर सकते हो। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है, इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी मैंने वहां पे करवा दिया था, राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। बस एक क्वेश्चन लूंगा, कंसेप्चुअली समझेंगे उसको, ठीक है। उस एक क्वेश्चन की मदद से आई होप, पता नहीं आप बुक के कितने सारे क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। ये तो मेरा तो वादा आपके साथ है कि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हो, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाते हो ना, तो उस बुक के ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, इसमें कहता है अनिल कंपनी buys its annual requirement of 36,000 units in 6 installments, ठीक है। फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कह दूं कि इसमें यहाँ पे मैं कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो भी इंट्रोडक्शन देना था, कॉन्सेप्ट बताना था, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो नंबर 1 में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का वीडियो नंबर 1 में बता चुका हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो टॉपिक है उसका वीडियो नंबर 2 है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने कॉन्सेप्ट होंगे मैं वहाँ पे बता दूंगा। अगर आपको इसका बैकग्राउंड चाहिए, यू कैन सी दैट वीडियो, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट में दे दिया हूँ, अब वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। ऑलराइट, देखो इस क्वेश्चन में कहता है जो हमारा एनुअल डिमांड है, जो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, वो है 36,000 यूनिट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। आपको याद होगा ए स्टैंड्स फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट और एनुअल डिमांड, दैट इज 36,000 यूनिट्स इन दिस क्वेश्चन, ओके। फिर हमें बोलता है, और ये जो 36,000 यूनिट्स है ना, हम लोग अभी करंटली ना 6 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? 6 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। करंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 इंस्टॉलमेंट्स में इसको खरीद रहे हैं, ऑलराइट। तो बता सकते हो क्या एक इंस्टॉलमेंट में कितना यूनिट आता होगा? सर सिंपल, 36,000 यूनिट अगर मैं टोटल खरीदता हूँ साल भर में, और साल भर में मैं अगर 6 बार ऑर्डर प्लेस करता हूँ, 6 इंस्टॉलमेंट मतलब 6 बार ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तो एक बार जब ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो कितना यूनिट मुझे मिलता होगा? सर पक्की बात है 6,000 यूनिट, 6,000 यूनिट ही मुझे मिल पाता होगा, ठीक है। एक बार ऑर्डर करने से दूसरी बार ऑर्डर किया और 6,000, तीसरी बार ऑर्डर 6,000, है ना। ऐसे करते करते जब मैं 6 बार ऑर्डर कर लेता हूँ पूरे साल भर में, मुझे जो मेरा रिक्वायरमेंट है 36,000 यूनिट्स का, वो मीट हो जाता है। ऑलराइट, ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपीज। यूनिट कॉस्ट है 1 रुपी का, ठीक है। 1 रुपया प्रति यूनिट ये आता है। ये जो मटेरियल है 1 रुपये का 1 यूनिट आता है। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25। ओ में लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। चलो मैं इसको ओसी लिख लेता हूँ। ओसी स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज 25 पर ऑर्डर है। याद रखना, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपीज पर ऑर्डर है। मतलब एक बार ऑर्डर करोगे तो 25 रुपीज खर्च होगा, दूसरी बार ऑर्डर करोगे तो फिर से 25 रुपीज खर्च होगा, तीसरी बार ऑर्डर करोगे तो तीसरी बार फिर से 25 रुपीज खर्च होगा। यानी कि एक बार ऑर्डर करने पे आपको 25 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, राइट। हाँ, तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरिंग कॉस्ट, ये है 20% ऑफ 1, है ना। मैंने आपको बता दिया था कि 20% जो है हमेशा जो है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी गई होगी। अगर आपको जैसे यूनिट वैल्यू पे दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल 0.20 पर यूनिट पर एनम, तो ठीक है। अगर ऐसा परसेंटेज दिया रहता है तो परसेंटेज हम लोग अप्लाई करते हैं इस यूनिट पे, यूनिट वैल्यू पे, जो कि यहाँ पे मेरा निकल के आएगा 0.20, है ना। और इसको क्या लिखते हैं पता है? ये होता है 0.20 कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू 0.20 पर यूनिट पर एनम। ये एक यूनिट के लिए 0.20 है और पर एनम है, राइट। जो कैरिंग कॉस्ट है हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये जो अगर 20% पर एनम है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 रुपये का 1 यूनिट से, तो मेरा आ जाता है 0.20 पर यूनिट पर एनम, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। हाँ, तो फाइंड आउट द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी एंड हाउ मच कैन बी सेव्ड इफ यू यूज EOQ। क्वेश्चन कहता है, अगर मैं ये जो है ना करंट पॉलिसी है, करंट पॉलिसी के हिसाब से मैं ये चीजें करता हूं, ठीक है। और बोलता है कि यहां पे आप क्या करो, टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालो, साल भर का टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालो, ठीक है। और इसको कंपेयर करना EOQ के साथ में, EOQ क्वांटिटी निकालो। EOQ क्वांटिटी के हिसाब से चलते हो, EOQ के पॉलिसी के हिसाब से चलते हो, तो अगर आपका साल भर का मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करो, पहले आप मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करो कैसे,
करंट पॉलिसी के हिसाब से। फिर आप मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करो कैसे, ईओक्यू वाले पॉलिसी के हिसाब से। ईओक्यू कैसे निकलता है मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से बताऊंगा। एंड उस पॉलिसी में हम लोग कंपेयर करेंगे कौन सा पॉलिसी ज़्यादा ऑप्टिमम होगा, कौन सा पॉलिसी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। जिसमें कॉस्ट कम आएगा, जिसमें कॉस्ट कम आएगा, हमारा सारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गया, हमारा कॉस्ट भी कम आया, अपन उसी पॉलिसी में चलेंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं पहले करंट पॉलिसी में मेरा कॉस्ट कितना बैठता है, एंड फिर हम लोग देखेंगे कि ईओक्यू में हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना बैठता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट एज पर करंट पॉलिसी। करंट पॉलिसी के हिसाब से मेरा कॉस्ट कितना बैठता है। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था, जो भी मटेरियल कॉस्टिंग करते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग जब भी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए मटेरियल कॉस्ट के अंदर में तीन चीजें आती हैं। पहला बाइंग कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट। आपको पता है ये बात, मैंने पहले भी बताया था कि मटेरियल कॉस्ट के अंदर में तीन एलिमेंट्स है, मतलब मटेरियल में तीन जगह पे खर्च होते हैं। पहला परचेस करने पे, दूसरा ऑर्डर करने पे, तीसरा कैरी करने पे, हैंडल करने पे। ठीक है ना, जैसे आपका इंश्योरेंस हो गया, है ना, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, ये सारा क्या है, कैरिंग कॉस्ट हो गया। ऑर्डर करते वक्त जो भी आपको खर्चा करना पड़ा दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड परचेस करने के लिए जो भी आपको प्राइस पे करना पड़ता है दैट इज बाइंग कॉस्ट। ये पता है आपको। तो आओ देखते हैं, सबसे पहले हमें लगेगा बाइंग कॉस्ट करंट पॉलिसी के हिसाब से। करंट पॉलिसी के हिसाब से बाइंग कॉस्ट मेरा कितना आएगा बताओ। मुझे चाहिए सालाना 36,000 यूनिट, पूरे साल भर में 36,000 यूनिट चाहिए, और एक यूनिट को परचेस करने के लिए मुझे पे करना पड़ता है 1 रुपीज़। तो बताओ मेरा कितना आ गया, 36,000 रुपीज़। इतना 36,000 रुपीज़ आ गया मेरा पर एनम बाइंग कॉस्ट। सेकेंड कॉस्ट मेरा क्या आएगा बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, है ना। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर के साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, 25 रुपया। इसका मतलब होता है अगर आप एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 25 रुपया लगेगा, फिर एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 25 रुपया लगेगा। मतलब जितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे उतनी बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपये के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। राइट, तो मैं देखता हूँ 36,000 यूनिट के लिए, 36,000 यूनिट के लिए जो मुझे साल भर में चाहिए, उसके लिए मुझे ऑर्डर कितना करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था कि भैया मुझे 36,000 यूनिट चाहिए साल भर में, और एक बार जब ऑर्डर करता हूँ तो 6,000 यूनिट ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर कितना चाहिए, 6। राइट, तो मैं 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कितना आ गया बताना जरा, 150 रुपीज़। ऑलराइट, फिर मैं देखता हूँ थर्ड एलिमेंट, वो क्या है, कैरिंग कॉस्ट। क्या है मेरा, कैरिंग कॉस्ट, है ना। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल सी तरीका है कि देखो पहली बात आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कितना होता है, एवरेज इन्वेंट्री पे आपको कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है ना। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मेरा कैरिंग कॉस्ट इनकर होता है, कैरिंग कॉस्ट इनकर होता है वो हमेशा मेरा एवरेज इन्वेंट्री के लिए इनकर होता है। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरा कितना, मेरे को लिखना पड़ेगा। देखो मैं जब भी ऑर्डर करता हूँ, कितना यूनिट ऑर्डर करता हूँ सर, 6,000 यूनिट, है ना। 36,000 साल भर में चाहिए, 6 ऑर्डर्स में उसको मंगवाता हूँ, मतलब पर ऑर्डर में मैं कितना मंगवाता हूँ, 6,000 यूनिट। तो मतलब मैं जब भी 6,000 यूनिट मंगवाता हूँ और मैं अपने स्टोर्स में जाकर चेक करता हूँ, ठीक है, वेयर हाउस में जाकर चेक करता हूँ कि भैया मेरे पास कितना यूनिट पड़ा हुआ है, तो ऑन एन एवरेज मेरे पास इसका आधा, अज्यूम करते हैं इसका आधा, 3,000 यूनिट्स मेरे पास पड़ा हुआ होता है। मैं ऑर्डर कितना करता हूँ, 6,000 यूनिट। तो जब भी मैं गोडाउन में जाके देखूंगा तो क्या 6,000 यूनिट पड़ा हुआ रहेगा, नहीं भाई, कंजम्पशन भी तो होता है। ऑलराइट, हाँ जी, मैं बोल रहा था कि जब भी हम लोग अपने स्टोर्स में जाकर चेक करते हैं तो मेरे पास ऑन एन एवरेज 6,000 का आधा यानी कि 3,000 यूनिट पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि 6,000 यूनिट पड़ा हुआ नहीं रह सकता है, 6,000 यूनिट पड़ा हुआ नहीं रह सकता, 3,000 यूनिट ही पड़ा हुआ रहता होगा, ऐसा मैं assumption ले रहा हूँ। क्योंकि यार 6,000 यूनिट जब मैं ऑर्डर करता हूँ उसमें से कंजम्पशन होता होगा, क्या वो 6,000 यूनिट पूरा नील हो जाएगा तो मैं ऑर्डर करूंगा, नहीं। अगर पूरा नील हो जाएगा 6,000 यूनिट तो मैं अगर ऑर्डर करूंगा नेक्स्ट 6,000 यूनिट के लिए, तो आपको नहीं लगता कि मेरा प्रोडक्शन हैम्पर होगा, लगता है कि नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरा ऑन एन एवरेज जो इन्वेंट्री में खर्च होता है ना वो 6,000 यूनिट पे नहीं होगा। मेरे को वो जो चक्कर को घुमाना है ना, वो जो ऑपरेटिंग साइकिल को घुमाना है, वो जो रॉ मटेरियल को जो साइकिल को घुमाना है, उस साइकिल को घुमाने के लिए मुझे 6,000 यूनिट पे खर्च नहीं करना है, मुझे 3,000 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट खर्च करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो आप मेरी बात को क्लियरली समझ पा रहे होगे। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने का सिंपल तरीका है कि 6,000 यूनिट, है ना, जो आप खरीदते हो इसका एवरेज, इसका आधा 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। तो ये आ गया मेरा 3,000 यूनिट, मतलब ऑन एन एवरेज मेरे पास 3,000 यूनिट पड़ा हुआ रहता है, और मेरे को जो कैरिंग कॉस्ट इनकर करना है वो इन्हीं 3,000 यूनिट के लिए खर्च करना पड़ता होगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है सर, 0.20, है ना। ये कैसे निकला था, ऐसे निकला था, राइट। 1 रुपया 1 यूनिट का दाम है और मुझे
इस 1 रुपये का माल खरीदने के लिए 20% यानी कि 0.20 रुपीज़ क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो बताओ पूरा 3,000 रुपये के लिए मेरे को इंटरेस्ट कितना देना पड़ता होगा, सोच लो। इसको मैंने जब कैलकुलेट किया, अरे ये मेरा आ गया आपका 6,000 डिवाइड बाई 2 3,000 ओके इंटू 0.2 इट गिव्स मी 600 रुपीज़। अगर मैं टोटल अभी कर देता हूँ तो मेरा आ गया 36,750 रुपीज़। ऑलराइट, करंट पॉलिसी के हिसाब से मैं चलूँ तो मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट जो आ रहा है पूरे साल भर का वो आ रहा है 36,750 रुपीज़। अब मुझे चेक करना, इसको मैं लिखता हूँ, हाँ इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ इसको इरेज करने के बाद में कि मेरा EOQ के हिसाब से कितना आता है कॉस्ट। तो मुझे पहले तो EOQ कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। उसके हिसाब से मैं देख पाऊंगा कि EOQ वाले पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो मेरे साल भर में कॉस्ट कितना आता है मटेरियल में, राइट। तो पहले EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए देखिए। सो फ्रेंड्स, करंट पॉलिसी के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट पॉलिसी के हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आता है पूरे साल भर का, सर 36,750 रुपीज़, राइट। या हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। अब देखते हैं EOQ वाले रूट से कितना आता है कॉस्ट। पहले तो EOQ कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज दैट क्वांटिटी जिस पे मेरा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आता है, मिनिमम आता है, राइट। EOQ वही क्वांटिटी है। तो देखते हैं EOQ का फॉर्मूला आप लोगों को याद है 2AO/C। ऑलराइट, A कितना था, A यानी कि एनुअल कंजम्पशन जो कि 36,000 यूनिट्स है। O कितना था 25 रुपीज़ पर यूनिट, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था 25 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना था, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। बताना ज़रा कितना आ गया, 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 0.2 गिव्स में 3,000 यूनिट्स। ओह 3,000 यूनिट्स, देख रहे हो। वहाँ पे मैं ऑर्डर कर रहा था, करंट पॉलिसी में कितना यूनिट ऑर्डर करता था, जब भी ऑर्डर प्लेस करता था 6,000 यूनिट के लिए ऑर्डर प्लेस करता था, राइट। लेकिन अब जब मैं EOQ वाले रूट से चलूंगा तो जब भी ऑर्डर प्लेस करूंगा 3,000 यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस करूंगा, राइट। तो मुझे बता सकते हो क्या नंबर ऑफ ऑर्डर कितना लगेगा, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आगे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो मैंने बोला साल भर मुझे चाहिए कितना, 36,000 यूनिट चाहिए, साल भर में 36,000 यूनिट चाहिए। और जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, EOQ बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं कि जितनी बार भी ऑर्डर करो 3,000 यूनिट की ऑर्डर करना। तो बता मुझे साल भर में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, सर 12, है ना। ये गया 3 12 16, तो 12 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पूरे साल भर में मुझे, अगर मुझे 3,000 करके 36,000 यूनिट का ऑर्डर चाहिए। 36,000 यूनिट का अगर मुझे चाहिए डिलीवरी तो मुझे 12 ऑर्डर करना पड़ेगा 3,000 यूनिट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कॉस्ट कितना बढ़ता है। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरा ऑर्डर कितना करना पड़ेगा 12, EOQ क्वांटिटी जो है ना, EOQ क्वांटिटी है वो है 3,000 यूनिट्स की, बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ऑलराइट। और देखते हैं हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है। फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, पूरा कंसेप्चुअली इस चीज़ को समझ लेना है। यहाँ पे देखते हैं कि करंट पॉलिसी में टोटल जो हमारा EOQ वाले पॉलिसी है जिसमें कॉस्ट किस में कम आता है, ठीक है। तो मैं अब देखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल मटीरियल कॉस्ट व्हेन EOQ इज ऑप्टेड, ऑलराइट। जब हम लोग EOQ वाले पॉलिसी को ऑप्ट करते हैं तो देखते हैं मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आता है। फिर से वही बात, जो भी मटेरियल कॉस्ट है उसके अंदर में 3 एलिमेंट है, 3 जगह पे खर्च होता है। मटेरियल कॉस्ट का 3 कंपोनेंट है, पहला बाइंग कॉस्ट, दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा कैरिंग कॉस्ट, राइट। तो बाइंग कॉस्ट मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा कितना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता बाइंग कॉस्ट में कोई भी डिफरेंस आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि 36,000 यूनिट खरीदना था और पर यूनिट के लिए मुझे 1 रुपया ही पे करना है, तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा 36,000 रुपया, ऑलराइट। 36,000 रुपीज़ मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ऑन अकाउंट ऑफ बाइंग कॉस्ट। अब देखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट में कितना लगता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में मुझे कितना लगता है, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है भैया बता दो, 12 जो कि मैंने अभी निकाला। और पर ऑर्डर के लिए मुझे कितना पेमेंट करना पड़ता है 25 रुपया। तो बताना ज़रा कितना हो गया, 25 इंटू 15 12 सॉरी 300, 300 रुपये खर्च करना पड़ता है पूरे साल भर में ऑर्डर पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट में 300 रुपये खर्च करना पड़ता है। अब देखते हैं कैरिंग कॉस्ट में कितना खर्च आता है। कैरिंग कॉस्ट के लिए वही बात है, आपके पास हमेशा EOQ ऑर्डर करते हो, EOQ का आधा आपके पास हमेशा बचा रहता पड़ा होगा, तो जो भी आपको कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा ना वो एवरेज इन्वेंटरी के लिए खर्च करना पड़ता है ना, एवरेज इन्वेंटरी के लिए। तो आपके पास एवरेज इन्वेंटरी कितना रहता होगा
EOQ का आधा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, है ना। तो EOQ आपके पास कितना रहता है 3000 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, यही है राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कितना आएगा। हालांकि जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि आंसर यहाँ पे 300 ही आने वाला था। ये आंख बंद करके मैं यहाँ पे 300 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। देखो भैया EOQ जो है ना, ये जो EOQ है ना, इसका मतलब ही है वो क्वांटिटी जहाँ पे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे कम आएगा, मिनिमम आएगा। एक ऐसा पॉलिसी है, एक ऐसा क्वांटिटी बताता है जिसको अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कम आएगा, देख रहे हो, कम आएगा और मिनिमम आएगा, एंड वो इक्वल होता है, ठीक है ना। ऑन एंड अराउंड जो कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो लगभग सेम आ जाता है इस रूट के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो, ठीक है। तो मुझे पता था कि यहाँ जो अगर मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट 300 आएगा तो कैरिंग कॉस्ट भी 300 ही आएगा, क्योंकि ऑन एंड एवरेज वो दोनों सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा देख लो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 36,600, ऑलराइट। 36,600 क्या है मेरा टोटल मटेरियल कॉस्ट। अगर मैं EOQ वाले पॉलिसी से चलूँ तो मुझे 36,600 पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं करंट पॉलिसी के हिसाब से चलूँ तो मुझे 36,750 पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेविंग कितना होगा सोचो, अगर मैं EOQ को ऑप्ट करता हूँ तो सेविंग कितना आ जाएगा, 36,750 देना पड़ता था मुझे करंट पॉलिसी में। EOQ को ऑप्ट करूंगा तो 36,600 ही पेमेंट करना पड़ेगा, 36,600। सो ओवरऑल आई विल हैव अ सेविंग ऑफ 150 रुपीज, है ना। 150 रुपीज का मेरे को सेविंग हो रहा है, तो यही मेरे लिए इकोनॉमिकल है ना, यही मेरे लिए इकोनॉमिकल है। मतलब मैं इसी रूट से चलूंगा, मैं हमेशा जब भी ऑर्डर करूंगा कितना यूनिट ऑर्डर करूंगा 3,000 यूनिट ऑर्डर करूंगा, जिससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट तो कम आएगा, साथ ही साथ मेरे करंट पॉलिसी से भी कम कॉस्ट आ रहा है। करंट पॉलिसी में मेरा 36,750 कॉस्ट आ रहा है, लेकिन अगर EOQ को मैं ऑप्ट करता हूं तो 36,600 का मेरा कॉस्ट आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स ये कंपैरिजन था जिसमें मैंने क्या किया, करंट पॉलिसी को और EOQ वाले पॉलिसी को कंपेयर किया, कंपेयर करके निकाला दोनों में कॉस्ट कितना आता है, फिर देखा सेविंग कितना हो रहा है, राइट। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मटेरियल का जो लेवल वाला क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन को लगा देते हैं, उसमें इसका एडजस्टमेंट डाल देते हैं और बोलते हैं बताओ कौन सा पॉलिसी बेटर है, EOQ वाला या फिर जो करंट पॉलिसी कंपनी ऑप्ट करके रखी है वो बेटर है। तो वो आपको सॉल्व करना पड़ता है। आई होप इस क्वेश्चन की मदद से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से जहन में मिल गया होगा, ठीक है ना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा। एक अपील है आप लोगों के लिए, चैनल नया है, आप लोगों का साथ चाहिए, वीडियोस डाल रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, उससे मेरे को उत्साह मिलता है, ठीक है। मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छा क्वालिटी का वीडियो और अच्छा कंसेप्चुअल वीडियो ला सकूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स तक पहुँचाओ कि यार एक चैनल है जो बहुत अच्छा कंटेंट हमें मिलता है वहाँ पे। आप अपने फ्रेंड्स लोग भी बताओ, तो उससे क्या होगा, चैनल ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल का ग्रोथ हो रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपको और मेरा भी ग्रोथ हो रहा है ना। तो इस चीज़ के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।